नमस्कार, वेलकम टू इंडियन हेजेमनी। मैं हूं अरहम मित्तल। नाउ जोसेफ नेपाल में हुआ है, आपने अच्छे तरीके से उसको देखा होगा। लेकिन एक बड़ी खबर आ रही है कि नेपाल के एक्स प्राइम मिनिस्टर केपी ओली ने, जी हां, अब वो एक्स प्राइम मिनिस्टर होंगे क्योंकि अब उन्होंने अपने पद से इस्तीफ़ा दे दिया है। तो केपी ओली ने सीधा इंडिया को ही ब्लेम कर दिया है कि जो भी नेपाल में हुआ इस सब के पीछे इंडिया था, ये सब इंडिया करवा रहा था। आप यहाँ पर आर्टिकल्स देख पाओगे। केपी शर्मा ओली blames India for his ouster, racks up border dispute, श्री राम birthplace। नाउ एग्जैक्टली हुआ क्या कि केपी ओली का कहना है कि मैंने इंडिया के अगेंस्ट काफ़ी सारे इश्यूज रेस करे जो कि इंडिया को रास नहीं आया और इंडिया ने इन सब प्रोटेस्ट को करवाया है ताकि मेरी सरकार गिर पाए। नाउ एग्जैक्टली केपी ओली ने किया क्या था कि इंडिया के अगेंस्ट दो इंपॉर्टेंट इश्यूज बिना मतलब के ही रेस किए थे, केवल नेपाल और इंडिया के रिलेशंस में थोड़ा दरार डालने के लिए। नाउ सबसे बड़ा डिस्प्यूट इन्होंने रेस किया बॉर्डर डिस्प्यूट का। इन्होंने कहा कि जो टेरिटरी इंडिया नेपाल के पास थोड़ी ऑन करता है वो टेरिटरी एक्चुअल में नेपाल की टेरिटरी है, ना कि इंडिया की टेरिटरी है। इन्होंने तो इवन कि अपने मैप पे भी वो टेरिटरी नेपाल की दिखा दी थी। और दूसरा, इन्होंने रिलीजियस भी अटैक किया और कहा श्री राम का बर्थ नेपाल में हुआ था, ना कि इंडिया में हुआ था। आप यहाँ पर आर्टिकल्स देख पाओगे। लिपू लेक बिलोंग्स टू नेपाल सेज फॉरेन मिनिस्ट्री। अगर मैं आपको मैप के थ्रू समझाऊं तो ये नेपाल है, ये हमारा प्यारा भारत, और यहाँ पर आपको चाइना देखने को मिलेगा। नाउ जो ये आप ऑरेंज कलर में शेडेड पार्ट देख पा रहे हैं ये इंडिया की टेरिटरी है, लेकिन नेपाल इसको क्लेम करते हैं कि ये नेपाल की टेरिटरी है। नाउ इंडिया और नेपाल के बीच में एक एग्रीमेंट एग्जिस्ट करता है जिसका कहना है कि काले पानी से एक तरफ का हिस्सा नेपाल का है और दूसरी तरफ का हिस्सा इंडिया का है। नाउ दोनों कंट्रीज इसको एग्री भी करती हैं कि एक साइड का हिस्सा नेपाल का रहेगा, दूसरी साइड का इंडिया का भी रहेगा। नाउ एग्जैक्टली डिस्प्यूट है क्या, मैं आपको शॉर्ट में बता दूंगा। अभी काला पानी ओरिजिनली रिवर तो यहाँ से है और डिसाइड हुआ था जहाँ से रिवर रहेगी उससे एक साइड का हिस्सा नेपाल का रहेगा, दूसरी साइड का इंडिया का रहेगा। उसी हिसाब से सारी टेरिटरी इंडिया की है। लेकिन नेपाल का कहना है कि काला पानी यहाँ से नहीं है बल्कि वो ओरिजिनली यहाँ से शुरू होगा। तो अगर काला पानी यहाँ से है रिवर तो उस हिसाब से ये सारा एरिया नेपाल का रहेगा। तो नेपाल का ये डिस्प्यूट है, मतलब केपी ओली ने ये डिस्प्यूट रेस किया कि काला पानी ओरिजिनली यहाँ से है और ये सारा एरिया नेपाल का है, ना कि इंडिया का। एक बिना मतलब का डिस्प्यूट रेस किया, जबकि ओरिजिनली पिछले किसी भी मिनिस्टर ने कुछ खास ये इशू रेस किया नहीं था। लेकिन केपी ओली ने आके ये इशू रेस किया और कहा कि ये टेरिटरी इंडिया की टेरिटरी नहीं है, ये टेरिटरी नेपाल की है। और जब इंडिया और चाइना के बीच में एग्रीमेंट हुआ था कि अब हम ट्रेड और ज़्यादा इम्प्रूव करेंगे, रूट्स को ओपन करेंगे, तो एक हिस्सा लिपू लेक के पास से होकर भी गुजरता था, तो इस हिसाब से ट्रेड रूट ओपन भी किया गया था जिसका नेपाल ने काफ़ी ज़्यादा विरोध किया था। नेपाल ने कहा था कि टेरिटरी नेपाल की है। इंडिया और चाइना को पहले नेपाल से पूछना चाहिए था। इंडिया ने सिरे से इसको खारिज किया और कहा ये इंडिया का ही टेरिटरी है। तो पहला इशू तो केपी ओली ने ये रेस किया कि सारी टेरिटरी इंडिया की नहीं है बल्कि नेपाल की टेरिटरी है। दूसरा, मैंने आपको जैसे कहा रिलीजियसली इन्होंने अटैक किया और कहा श्री राम अयोध्या में बोर्न हुए और अयोध्या नेपाल में है, ना कि इंडिया में है। आप यहाँ पर आर्टिकल्स देख पाओगे। केपी ओली सेज रियल अयोध्या इज इन नेपाल एंड लॉर्ड राम इज नेपाली। नो, केपी ओली ने एक बड़ी स्टेटमेंट दी, इंडिया ने उसको सिरे से खारिज किया, लेकिन टाइम टू टाइम ये इंडिया पर अटैक करते रहे हैं और इनका एक बड़ा हाथ रहा है कि इंडिया और नेपाल के रिलेशंस पहले जितने स्ट्रॉन्ग हुआ करते थे इनके आने के बाद थोड़े कम हुए हैं। ना एग्जैक्टली ये सारे कारण इनके पॉलिटिकली मोटिवेटेड थे क्योंकि देश में इंटरनली काफ़ी सारे इश्यूज थे। उन मुद्दों से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए इन्होंने नए इश्यूज लेके आए ताकि इंडिया को टारगेट किया जा सके और लोगों के अंदर ऐसी भावना भरी जा सके कि इंडिया हमारे अगेंस्ट इतने सारे स्टेप्स लेता है। और काफ़ी नेपाली तो इंडिया के अगेंस्ट कमेंट्स भी करने लगे थे। आजकल इंडिया सभी का सॉफ्ट टारगेट बना हुआ है। जो भी अपनी सरकार बचाना चाहता है, सरकार में आना चाहता है, तो सीधा इंडिया को ही टारगेट करना शुरू कर देता है। नाउ नेपाल में इंटरनली बहुत ही सारे इश्यूज थे, लोग उन पर आवाज़ भी उठाने लगे थे, प्रोटेस्ट होने लगे थे। तो उन सबको अवॉइड करने के लिए सीधा नेपाल ने इंडिया के ऊपर टारगेट करना शुरू कर दिया। अगर आप ग्लोबल पॉलिटिक्स को फॉलो करते हो आपको सभी को पता होगा सभी कंट्रीज इंडिया को ही टारगेट करती है। मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताऊँ, सबसे पहले मालदीव्स का लेके चलो। मुइज़ू आया, इंडिया आउट का कैंपेन चलाया, उसने इंडिया को काफ़ी सारा हाई लेवल पर
टारगेट किया कि जैसे पता नहीं इंडिया मालदीव्स में करता क्या है ना। लोग इसके भड़कावे में भी आगे वो सीधा पावर में आ गया। इंडिया ने उसका भी कुछ खास रिस्पॉन्स किया नहीं, केवल पीएम मोदी लक्षद्वीप में चले गए, मालदीव सारा इकोनॉमी ही उनकी गिर गई, टूरिज्म काफ़ी ज़्यादा गिर गया उनका, तो उस हिसाब से मुइज़ू लाइन में आ गया। लेकिन इंडिया ने कुछ भी खास इसका रिस्पॉन्स किया नहीं था। उन्होंने कहा इंडिया आउट, हमने अपनी आर्मी वापस बुला ली और केवल लक्षद्वीप में जाके थोड़ा पोस्ट डाली प्राइम मिनिस्टर मोदी ने, तो मुइज़ू अपने घुटने पर आ गया। तो उस हिसाब से आपको पता लगेगा कि इंडिया ने कुछ भी खास रिस्पॉन्स इसका दिया नहीं था। सेम बांग्लादेश में भी ऐसे ही हुआ। शेख हसीना एक प्रो इंडिया लीडर मानी जाती रही और लोगों में गुस्सा काफ़ी ज़्यादा हाई था कि हम इंडिया के इतने ज़्यादा करीब क्यों हैं। नौ शेख हसीना की सरकार गई, मोहम्मद यूनुस अब सरकार में बैठे हुए हैं, इंडिया के अगेंस्ट खुल के स्टेप्स ले रहे हैं, तो लोग उनसे काफ़ी ज़्यादा खुश हैं। ना बांग्लादेश के अगेंस्ट भी हम कुछ खास कर नहीं पा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि कैसे ना कैसे करके हम बांग्लादेश के साथ अच्छे रिलेशंस अभी भी इंजॉय करें। जैसे हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर साहब ने कहा भी था कि अगर बांग्लादेश इंडिया के अगेंस्ट कुछ भी स्टेप्स लेगा तो इसका कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ही ज़्यादा सीरियस होगा। लेकिन वो सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस देखने को कुछ भी आया नहीं, थोड़ा बहुत हमने ट्रेड बंद कर दिया। तो इंडिया हमेशा से थोड़े सॉफ्ट स्टेप्स ही लेके आया है। जो भी कंट्री इंडिया को टारगेट करती है, इंडिया ने ब्रूटली कभी भी उसका रिस्पॉन्स किया नहीं है कि उसको घुटने पर ले आए। तो इंडिया हमेशा से थोड़ा सॉफ्ट ही रहा है। ऐसे भाई भाई का रिश्ता मान के चलो कि इंडिया ऐसा ही मानता है कि कोई बात नहीं, सभी भाई हैं, मिलकर इकट्ठे चलेंगे। तो उस हिसाब से सभी इंडिया को ही टारगेट करने लगते हैं, क्योंकि इंडिया कुछ भी खास रिस्पॉन्स करता नहीं है। जिसमें ताज़ा नेपाल आया है। इंडिया और नेपाल के रिलेशंस काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, लेकिन नेपाल इंडिया को टारगेट कर रहा था, मतलब केपी शर्मा ही इंडिया को टारगेट कर रहे थे ताकि वो सरकार में बने रहे और जो इंटरनली मुद्दे थे उनसे लोगों का ध्यान भटकाया जा सके। नाउ एग्जैक्टली नेपाल में रीज़न थे कि सबसे पहले कि मैंने आपको पहले भी कहा कि करप्शन, इंटरनली इतने ज़्यादा इश्यूज़ थे, करप्शन इतनी ज़्यादा हाई थी, लोग अपनी गवर्नमेंट से तंग आ गए थे। करप्ट पॉलिसीज़ के कारण यूथ अनएम्प्लॉयड था, जॉब्स कुछ खास अवेलेबल थी नहीं, इन्फ्लेशन काफ़ी ज़्यादा हाई था। तो उस हिसाब से नेपाल काफ़ी ज़्यादा इंटरनली स्ट्रगल कर रहा था, जिसको छुपाने के लिए और लोगों का ध्यान इससे भटकाने के लिए उन्होंने इंडिया को टारगेट करना शुरू कर दिया। नाउ दूसरा सबसे बड़ी बात, जो भी ये प्रोटेस्ट होते थे, कैंपेन होते थे, सारे सोशल मीडिया पर होते थे, लोगों को इन्फॉर्मेशन तभी से पता लगती थी कि अब प्रोटेस्ट है, इतनी देर को इतने बजे प्रोटेस्ट है, वो सारा सोशल मीडिया पर ही आता था। और नेपाल की गवर्नमेंट ने सोशल मीडिया ही बैन कर दिया। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, कुछ भी लगा लो, सारे प्लेटफॉर्म, इन्होंने कहा कि ये नेपाल के लॉस को फॉलो नहीं कर रहे हैं, तभी हम इनको बैन कर रहे हैं। लेकिन मेन मुद्दा यही था कि वहाँ पर ही सारे प्रोटेस्ट कैंपेन्स पता लगते थे, ताकि बड़े लेवल पर एक मास प्रोटेस्ट ना हो, तो उसको रोकने के लिए इन्होंने सोशल मीडिया को ही बैन लगा दिया, जिसके कारण लोग सड़कों पर आ गए और केपी ओली के अगेंस्ट काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट और ज़्यादा बढ़ गए। और तीसरा सबसे बड़ा कारण था नेपोगिट्स। आपने नेपाल की सोशल मीडिया पर देखा होगा, पिछले 2-3 हफ्तों से एक हैशटैग काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड कर रहा था, जो कि था नेपोकिड्स। नाउ नेपाल के लोगों का सीधा सीधा कहना है, और वहाँ पर वीडियोस भी सर्कुलेट हो रही थी नेपाल की सोशल मीडिया में भी, कैसे पॉलिटिशियंस की फैमिलीज़, उनके बच्चे लग्जरी लाइफ बिता रहे हैं, फ़ॉरेन में रहते हैं, वहाँ पर महंगे कपड़े पहनते हैं। तो उस हिसाब से उनका कहना था कि जो पैसा नेपाल के लोगों पर खर्च होना चाहिए, नेपाल की डेवलपमेंट में खर्च होना चाहिए, वो सारा पैसा करप्शन के थ्रू पॉलिटिशियंस अपनी फैमिलीज़ में बाहर लेकर जा रहे थे। उनके सारे बच्चे पूरी ऐशो आराम की ज़िंदगी जी रहे थे, और यहाँ पर नेपाल में अनएम्प्लॉयमेंट काफ़ी ज़्यादा थी, इन्फ्लेशन भी काफ़ी ज़्यादा हाई हो गया था, जिसके कारण ये सभी प्रोटेस्ट हुए। और ये सब इशू से लोगों को भटकाने के लिए केपी ओली शर्मा ने एक चाल चली कि हम इंडिया को टारगेट करते हैं ना। उनकी चाल में काफ़ी लोग फंस भी गए, और नेपाल के काफ़ी सारे लोगों ने इंडिया के अगेंस्ट स्टेटमेंट्स भी देनी शुरू कर दी। तो मेन मुद्दा प्रोटेस्ट का यही था कि करप्शन बहुत ही ज़्यादा थी, वहाँ पर सोशल मीडिया को बैन कर दिया, और जो पॉलिटिशियंस के सारी फैमिलीज थे वो लग्जरी लाइफ बिता रहे थे, पूरे आलीशान बंगले में रहते थे, बाहर रहते थे। मेन मुद्दा यही था। लेकिन इसको हटाने के लिए केपी ओली शर्मा ने इंडिया के साथ इश्यूज रेज किए, जैसे कि बॉर्डर इशू किया, श्री राम के बारे में इशू रेज किया ना। इसका मुद्दा केवल एक ही था कि कैसे न कैसे करके लोगों को इंटरनली इशू से भटकाकर इंडिया के साथ जोड़ा जाए, ताकि मैं पावर में बना रहे। कि अनफॉर्चुनेटली वो बुरी तरह से फेल कर गया है। तो जो भी अभी रिसेंटली हुआ, इन सब का ब्लेम केपी ओली ने सीधा इंडिया के ऊपर डाल दिया कि मैंने इंडिया के अगेंस्ट ऐसी स्टेटमेंट्स दी, तभी इंडिया ने इस प्रोटेस्ट को करवाया है ताकि मेरी सरकार गिर सके। बाकी आप इस डेवलपमेंट के बारे में क्या सोचते हैं, आप अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बता सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।